मैं थोड़ा सा आरुषि मर्डर केस के बारे में बात करने से बचना चाहता था। ये बहुत ईमानदारी और सच्चाई से आपको बता रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि फिर कभी बात करूँगा। अभी नया नया हम लोगों ने क्राइम तक शुरू किया है और आरुषि के बारे में बात करूँ और फिर मैं कुछ गलतियाँ करूँ और आप लोग कहें यार इसे तो कुछ पता भी नहीं है। और तो मैं थोड़ा सा डर भी रहा था और बच भी रहा था। और बचने की एक वजह और थी। ये आरुषि इकलौता ऐसा केस है, मतलब मेरे अपने करियर में, जिसको लेकर मीडिया ने बड़ी गाली खाई। उसमें मैं भी हूँ। और मुझे लगता है कि आरुषि इकलौता ऐसा केस है जिसमें किसी विक्टिम का जो कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है वो किसी और में नहीं हुआ जितना आरुषि में हुआ। मतलब क्या क्या कहानियाँ नहीं चली। आरुषि का नौकरों के साथ संबंध था, आरुषि के माँ बाप का दूसरे परिवार के साथ संबंध था, वाइफ स्वैपिंग की बात आ गई। मतलब जितनी मुंह जितनी कहानियाँ उतनी बातें। और तो और यूपी पुलिस के एडीजी लेवल के अफसर एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाबालिग का बाकायदा नाम लेते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे हमेशा याद रहेगी, जब वो करीब एक 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, लाइव हर चैनल पे चला। और उसमें वो आरुषि का ओपनली नाम लेते हैं, न सिर्फ नाम लेते हैं, मोटिव बताते हैं, मकसद बताते हैं। मतलब जो जो चीज़ गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें हुई। मीडिया ने भी उसको वैसे ही कवर किया। मैं ये मीडिया कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अछूता हूँ उसमें और मैंने कोई इसमें गलत काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमसे भी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई। तो इस वजह से मैं बचना चाहता था। दूसरा एक और बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे लोग, मैं चूंकि मुझसे ज़्यादातर सवाल जो, अगर मैं कहीं जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता रहता हूँ, तो एक सवाल हमेशा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि आरुषि के माँ बाप ही उसके कातिल है या कातिल कौन है। तो मैं आपको सच बताऊं इसका एक जवाब। जो शख्स आपसे ये कहे कि आरुषि का कातिल ये है, कोई भी नाम ले, चाहे माँ बाप, ये, आप समझ लीजिए कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ। इसकी एक वजह है कि हकीकत में ये इतना कंफ्यूज और इतना उलझा हुआ मामला है कि सीधे सीधे दावे से कोई कुछ नहीं कह सकता। और इस कंफ्यूजन को बाकी तो छोड़िए, हम जैसे मीडिया, पत्रकार और तमाम सबूत, गवाह, ये सब अदालत ने भी और उलझा दिया। बेस्ट जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे उलझाया, मैंने इसीलिए आज इसका शुरुआत में आपसे कहा भी था कि जो एक टाइटल रखा था, हम लोगों ने नाम दिया था कि देश आज़ाद हिंदुस्तान की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो सुलझ भी गई और अनसुलझी भी है। अब कैसे है ये इस लाइन को डिफाइन करता हूँ मैं। जब ये मामला स्पेशल कोर्ट सीबीआई में गया, जिसको हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं, तो सीबीआई की कोर्ट ने गाजियाबाद में आरुषि मर्डर केस के इल्ज़ाम में डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार, हस्बैंड वाइफ दोनों को, यानी आरुषि के माँ बाप को कातिल ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। चलिए यहाँ से हो गया कि चलो आरुषि का कातिल मिल गया, यही है। कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो गया, सुलझ गया केस। ये बात है 2013 की, जब कोर्ट ने फैसला दिया था। 4 साल बाद 2017 आता है। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट के फैसले को पलट देता है। वो कहता है कि कोई सबूत और कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, न गवाह है न सबूत है, इसलिए डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया जाता है। तो एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, एक कोर्ट ने बरी कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर सी बात है चैलेंज होगा स्टेट की तरफ से। लेकिन इस वक्त जो केस की स्थिति है वो यही है कि एक तरफ सुलझा हुआ, एक तरफ अनसुलझा है। खैर, ये तो मैं आपसे आगे बात करूंगा। अब इस पूरे केस के बारे में अगर मैं बात करूं और इसकी शुरुआत कैसे क्या हुई, मुझे आज भी याद है 14 मई 2008 मैं चंडीगढ़ में था। और हम लोग एक उस वक्त वीकली सीरीज चलाते थे राज, फॉरेंसिक साइंस के ऊपर। तो मैं चंडीगढ़ शूट के लिए गया हुआ था और मुझे 13 को मैं वहाँ पहुँचा था, 14 को शूट किया था, मुझे 2 दिन और वहाँ रुकना था। मतलब 16-17 तक मुझे वहीं रहना था। तो 14 को मैं चंडीगढ़ में था, 15 को भी मैं चंडीगढ़ में था। और ये जो वाकया है ये 15-16 मई 2008 की बात है। 15 और 16 मई की रात, मतलब 15 मई रात करीब 11:30 बजे से आप कहानी को शुरू कर लीजिए और 16 मई की सुबह तक। तो एक सिंपल खबर आती है उससे पहले की कहानी ये है कि दिल्ली में मई 2008 में
पहली तारीख से लेके मैं 15 तारीख तक का अगर आपको डेटा दूं, जो हम लोगों ने खुद स्टोरी की थी, 6 से 7 ऐसे इंसिडेंट हुए थे दिल्ली एनसीआर में जिसने नौकरों ने घर के किसी सदस्य का मर्डर कर दिया और भाग गया। साउथ दिल्ली के 2 मामले थे, एक सेंट्रल दिल्ली का था, ईस्ट दिल्ली का था, एक गुड़गांव का था। तो ऐसे 7-8 मामले थे जिसमें नौकर ने घर में किसी का खून किया और पैसे और ये सारे लेके भाग गया। तो उस वक्त एक बाकायदा कैंपेन भी चल रहा था, खासतौर पर प्रिंट में, टाइम्स ऑफ इंडिया में तमाम लोग स्टोरी छाप रहे थे किस तरीके से सर्वेंट, उसमें भी ज़्यादातर जो सर्वेंट थे वो नेपाल के थे। तो एक बड़ा वो भी उठा था, लोगों में गुस्सा भी था, तो लोग डर भी रहे थे नेपाली नौकरों को रखने में। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में 15-16 मई को, बल्कि 17 मई की सुबह, क्योंकि 15-16 मई की मैंने आपको रात को ही बताई, 16 मई की दिन में खबर आती है कि नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार कॉलोनी के L32 नंबर मकान में डीपीएस नोएडा में पढ़ने वाली 9th क्लास के स्टूडेंट आरुषि तलवार का मर्डर हो गया। ये पहली खबर थी, लोकल रिपोर्टर को थी, और चूंकि उस वक्त सर्वेंट का चल रहा था तो इसलिए ये था कि मर्डर हो गया है। तो एक और डीपीएस की स्टूडेंट थी, तो स्टोरी थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब रिपोर्टर जाता है, अपना सारा कुछ कवर करते हैं, तो पता चलता है, जब शुरुआती कहानी आती है कि घर का नौकर एक हेमराज है, वो मिसिंग है, गायब है। तो ये 15 दिन से चल रहा था कि 7-8 मर्डर हो गया, नौकरों ने मर्डर किया। तो ये अचानक ये घटना जब आती है तो पहली चीज़ यही आती है कि एक और नौकर ने एक मर्डर कर दिया और चला गया। तो चूंकि सिलसिला एक चल रहा था 10-15 दिन से, तो हम सब ने भी यही माना। और उसके बाद ये स्टोरी जो 16 मई की बात है, उसी हिसाब से एक छोटी सी स्टोरी कवर होती है, आज तक में भी चलती है। 17 मई की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे, मुझे आज भी याद है, स्टोरी छपती है। सेकंड लीड स्टोरी थी, और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग जो थी इंग्लिश में, वो हिंदी में वो इस तरीके से मतलब था कि अनदर सर्वेंट किल्ड, और वो आरुषि के लिए था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की सेकंड हेडलाइन थी, क्योंकि अब तक यही था कि हेमराज गायब था, आरुषि मारी गई थी, नौकर मार के भाग गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी और ये तमाम चीज़ें। मैं फिर मुझे लगा कि अच्छा, ये इतनी हम लोग की नज़र में, तब तक आपको थोड़ा बताऊं, स्टोरी कितनी बड़ी और छोटी होती है उस हिसाब से भी मूवमेंट होता है और काम होता है। तो तब तक हमें ये नहीं था कि ये इतनी बड़ी खबर है और ये कुछ है ऐसा। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन टाइम्स की ये स्टोरी छपती है, उसी दिन दोपहर को जिस हेमराज को नेपाल तक गई नोएडा पुलिस ढूंढने के लिए, वो उसी घर की छत पे उसकी लाश मिलती है। तो जैसे ये लाश मिलती है, वो खबर आती है, और उसके बाद अचानक अब ये खबर बड़ी हो जाती है कि जिसके ऊपर डाउट था, जो कातिल है, उसकी तो वो तो खुद मरा हुआ, और वो तो उसकी लाश उसी घर में ऊपर में छत पे पड़ी हुई है। तो स्टोरी पूरी बदल जाती है। अब जब स्टोरी बदलती है तो फिर ये एक क्राइम रिपोर्टर के लिए भी बड़ी चौंकाने वाला एलिमेंट था। तो मैं चूंकि क्राइम टीम देखता हूँ, तो मैं रिपोर्टर के लगातार टच में था, तो फ़ोन आया, ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मुझे लगा बहुत बड़ा मामला है। खैर, तब तक मुझे लौटना भी था, तो मैं सीधा दिल्ली आता हूँ, और मॉर्निंग में हम 10-11 बजे दिल्ली पहुँच चुके थे। उसके बाद मैं सीधा घर जाकर सामान रखने के बाद पहली बार नोएडा पहुँचता हूँ। जलवायु विहार सेक्टर 25 L32, ये मकान नंबर पिछले 10 साल से मुझे यूं ही रटा हुआ है। तो वहाँ जाकर फिर, तब तक ये चूँकि नोएडा पुलिस के पास पूरा केस था, और नोएडा पुलिस ने सब कुछ संभाल रही थी, और नोएडा पुलिस बहुत ही मीडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा, या मुंबई पुलिस में अगर आप जाएँ तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, लेकिन नोएडा, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान की पुलिस हम लोगों के हिसाब से थोड़ी हमें सूट करती है। वो जनरली रोकते टोकते नहीं है। तो खैर वहाँ जाता हूँ, फिर सारी रिपोर्टिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ये आपके मतलब की नहीं है, मैं असल पूरी फिर आपको कहानी बताता हूँ। जब सारी चीज़ें हुई तो क्या क्या हुआ। तो कहानी सुने उससे पहले मैं आपको वहाँ का सीन ऑफ क्राइम बताता हूँ कि जब गया तो सारी चीज़ें हुई, उसमें हम लोगों ने भी कानून तोड़ा। और मुझे याद है कि तब के SSP ने कहा भी था कि एविडेंस एक्ट लग सकता था। मैंने कहा अनजाने में हो गया ये। हमारी टीम के कई रिपोर्टर जब वहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे और कई लोग थे, तो मतलब घर के अंदर यूं एंट्री, किसी भी चीज़ को हाथ लगा दो, सारे पुलिस वाले भी हाथ लगा रहे थे, तो वो गलत था। उससे एविडेंस और फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं। तो कुछ रिपोर्टर जो है घर के कई चीज़ें उठा कर ले आए थे। एक ने एक बॉक्स था घर में, उस बाहर में,
उसने बॉक्स में हाथ डाला तो देखा कि कुछ लेटर्स हैं, कुछ और हैं। उसी में एक मोबाइल बिल भी था, वो आरुषि के मोबाइल का बिल था। वो बिल ही उठा कर ले आया। अब वो बिल से ये हो रहा है कि इसका कॉल का, हालांकि वो बिल जो था जाहिर सी बात है वो लास्ट मंथ का होता है बिल हमेशा, तो उससे इस केस का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये कि हाँ, और उससे एक बिल से एक ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आरुषि अगर कॉल करती है तो उसका टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कोई ऐसा नंबर जिस पर लंबी बात करती है। लेकिन सब कुछ लेकर आया तो जब मेरे पास आया तो फिर मैंने कहा ये तो एविडेंस एक्ट के तहत रहता है, तो खैर वो कॉपी वॉपी करके वापस उसी बॉक्स में रख दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर ने किया उस वक्त, ये जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, उसके बाद रिपोर्टिंग होती रही, सारी कहानी आती रही, लोगों से मिलते रहे। अब असली में आरुषि की कहानी में मतलब है ये जो कहानी है, ये नोएडा पुलिस, सीबीआई, और हाँ आपको मैं ये भी बताऊं कि डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी वाइफ नुपुर तलवार, उनके भाई दिनेश तलवार, अनीता दुर्रानी, ये सब खास जो अनीता दुर्रानी की फैमिली फ्रेंड है, इन लोगों से मैं करीब करीब नहीं तो 1 दर्जन बार मिला हूँगा। डॉक्टर तलवार से जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे शुरुआत में तब भी मिला था, जब वो गिरफ्तार होकर ज़मानत पे दोनों हम हस्बैंड वाइफ थे मैं तब भी मिला था, और 1 डेढ़ घंटा जब भी मिला तो मैंने बात भी की। उनकी होती थी कि कैमरे पे कई बार बात नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे सवाल थे वो कहते थे पूछो, पूछते थे। और आखिरी मेरी मुलाकात जब वो अभी 2017 में नवंबर में जब वहाँ से छूटे दासना जेल से, तो मेरी मुलाकात हुई। तो बस एक सेकंड होल्ड की, क्योंकि बॉस का फ़ोन है मुझे लगता है, तो बस एक सेकंड। हेलो। तो उसके बाद मेरी जो है फ़ोन कट गया, खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे भी बात कर लूँगा। तो ये सारी जो बातें की, सब लोगों से मिला जुला, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक पूरी कहानी जो मेरी नहीं है, ये भी आपको बताऊं, ये पूरी कहानी जो अदालती पन्नों में है, पुलिस की चार्जशीट में है, एफआईआर में है, स्टेटमेंट की शक्ल में है, फॉरेंसिक एविडेंस की शक्ल में है, लाई डिटेक्टर टेस्ट की शक्ल में है, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन उन सब चीज़ों को भी साइड रखते हैं, हम सिर्फ कहानी की बात करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँ। 15-16 मई की रात डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी वाइफ नुपुर तलवार, दोनों पेशे से डेंटिस्ट, उनकी एक बेटी आरुषि जो 9th क्लास में पढ़ती थी डीपीएस में, और एक हेमराज नेपाल का रहने वाला एक नौकर, ये 4 लोग L32 फ्लैट में नोएडा के थे। उस रात उस घर से कोई बाहर नहीं गया 11:30 के बाद, और ना कोई बाहर से अंदर आया। तो एक घर, घर के अंदर 4 लोग, 2 जिंदा और 2 मुर्दा सुबह। अब सवाल ये कि अगर कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया, तो फिर कत्ल किसने किया? क्या आरुषि और हेमराज ने एक दूसरे को मार दिया, या कोई एक छलावा बन के आया और मार के चला गया, या घर के ही लोग कत्ल में शामिल हैं? तो ये वो सवाल था जिसने इस पूरे केस को उठाना शुरू किया। L32 के फ्लैट में 5 दरवाजे हैं टोटल। मैंने हर दरवाजे को बहुत बार देखा, जितनी बार भी मौका मिला था। जो पहला दरवाज़ा था वो बाहर की तरफ से, जो सीन ऑफ क्राइम है जो रिटर्न में भी है, वो बाहर की तरफ से बंद था। दूसरा दरवाज़ा अंदर की तरफ से बंद था, ये दोनों लोहे के ग्रिल थे। इसके बाद एक तीसरा दरवाज़ा था जो अंदर की तरफ से बंद था। एक चौथा दरवाज़ा जो हेमराज के कमरे से सीढ़ियों की तरफ जाता था, वो भी अंदर से बंद था। और जो पांचवा दरवाज़ा था वो भी अंदर से बंद था। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इससे कोई बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है, तो ऐसा होगा नहीं। तो वो चीज़ें बता रही थी कि कोई आया नहीं है बाहर से। अब इसमें कहानी ये शुरू हुई कि जब सुबह सुबह की बात है, 6:30 बजे, इनकी एक मेड आया करती थी डॉक्टर तलवार के घर में झाड़ू पोछा सफाई करने के लिए। तो वो पहुंचती है तो जनरली ये लोग ऊपर से चाबी उसको फेंक देते थे, वो बाहर से खोलती थी। तो मेड जब आई तो उसने देखा कि बंद है। तो डॉक्टर नुपुर तलवार ने चाबी फेंकी, उसने खोला, जैसे ही वो अंदर आई तो देखा नुपुर तलवार रो रही है। मेड ने पूछा क्या हुआ, तो उसके मुंह से पहली लाइन जो डॉक्टर नुपुर तलवार के मुंह से निकलती कि देख हेमराज, देखना हेमराज ने क्या किया, आरुषि को मार दिया।
वो कमरे में जाती है तो वो भी बेसुध देख कर कि आरुषि खून से लथपथ बिस्तर पे पड़ी हुई बेड में अपने रूम में। उसके बाद वो खैर इधर उधर शोर मचाती है और फिर ये खबर धीरे धीरे बाहर फैलती है। इधर दूसरी तरफ राजेश तलवार का ये कहना था कि सुबह जब वो उठे और उन्होंने देखा कि आरुषि मरी पड़ी है तो उन्होंने अपने पहले डॉक्टर दिनेश को फ़ोन किया, उनके भाई, फिर अपने कुछ एक दो जानने वाले को फ़ोन किया। पुलिस को नहीं किया था। पुलिस को फ़ोन 45 मिनट के बाद किसी और ने किया। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त कमरे में हुई थी। आरुषि की लाश जो पड़ी थी बिस्तर पे बेडरूम में उसके, तो उस पर बाद में उस दरवाजे के ऊपर भी कुछ खून के निशान मिले थे और आरुषि के पैर के अंगूठे पे भी कुछ खून के निशान मिले थे, लेकिन दीवार पे और बाकी जगह पे खून के निशान नहीं थे और आरुषि के कपड़े पे भी नहीं थे और आरुषि ने पूरे कपड़े पहने हुए थे, जो इनका बयान है। लाश को देख के लग रहा था कि उस लाश का ड्रेसअप किया गया है, तो मेकअप किया गया। जिस नेचुरल हालत में जो मर्डर हुआ था वैसे नहीं, उसके बाद कुछ उसको उल्टा गया या पलटा गया, उसको सीधा किया गया, उसके शायद कपड़े भी ठीक किए गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद खैर पुलिस आती है, पुलिस देखती है, लेकिन जब पुलिस घर में घुसती है तो फिर पहली लाइन नुपुर तलवार और राजेश तलवार यही कहते हैं कि ये हमारे नौकर हेमराज देखिए कैसे मार के भाग गया। तो जब आप पुलिस के सामने किसी क्राइम के बारे में पहली चीज़, आपको कत्ल होता है इस तरह के और आप सस्पेक्ट भी बता देते हैं तो पुलिस का काम आधा आसान हो जाता है। दूसरा, जिसका मर्डर हुआ घर की इकलौती बेटी, नाम लेने वाले माँ बाप, पहली चीज़ तो शक ही नहीं करेंगे आप कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं या माँ बाप मार सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती नहीं है। तो पुलिस ने भी फौरन कहा कि हाँ हेमराज ही होगा। तो वो कहाँ रहता है, क्या करता है, पता चला नेपाल में है, तो ये भी डाउट हुआ कि नेपाल की तरफ भाग सकता है। तो नोएडा पुलिस की एक टीम बनाई गई, उसी वक्त नेपाल निकाल दी गई, वो नेपाल चले गए। इधर उसी दिन पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद अगले दिन अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार के कुछ ही देर के बाद डॉक्टर तलवार और उनकी वाइफ ये सब एक गाड़ी में बैठ के हरिद्वार चले जाते हैं अस्थियों को विसर्जन करने के लिए। इधर घर के अंदर अभी भी पुलिस थी। एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी छत पे, उस छत का दरवाज़ा लॉक था। तो एक डीएसपी हुआ करते थे नोएडा पुलिस में, के गौतम, उन्होंने वीआरएस ले लिया था। उस इलाके में उनका ठीक ठाक असर भी था। तो वो पहुंचते हैं, जब ये चूँकि मीडिया में हाईलाइट हो गई थी तब तक सारी चीज़ें थी, तो वो भी पहुंचते हैं घर में। उसके बाद वो चारों तरफ देखते हैं तो फिर कहते हैं ये ताला क्यों लगा हुआ है, इसमें ऊपर क्या है। तो वो कहा जाता है कि चाबी है नहीं, खैर ताला तोड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम ये सब छत पे जाती है। जब छत पे पहुंचती है तो अचानक देखती है कि एक जो कूलर रखा हुआ था और कूलर का जो कवर होता है वो कवर नीचे रखा हुआ है और एक पुराना कपड़ा सा है रजाई टाइप का वो रखा हुआ है और उस पर काफ़ी मक्खियाँ मक्खियाँ हैं। फिर दिखता है कि खून के निशान है सीढ़ियों पे। के गौतम को थोड़ा सा खून का निशान सीढ़ी पे देख के ही डाउट हुआ था। तो जब वो कूलर का कवर हटाते हैं और वो हटाते हैं तो देखते हैं कि ये तो उस शख्स की लाश है जिसको ढूंढने के लिए नोएडा पुलिस नेपाल गई हुई है, जिसके बारे में माँ बाप कह रहे हैं कि वह कातिल वही है। तो अब जिसके ऊपर कातिल होने का शक था वो खुद मकतूल था, वो खुद मरा पड़ा हुआ था। यहाँ से कहानी में पूरी ट्विस्ट आ जाती। ये खबर डॉक्टर तलवार और उनको दिया जाता है जब वो रास्ते में थे और वो उस वक्त तक नोएडा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मुश्किल से 1-2 घंटा, शायद वो गंग नहर तक ही गए थे। बट वो लौटते नहीं है। वो कहते हैं मैं ये अपनी सारी क्रिया जो है वो पूरी करके आऊँगा और इस दौरान में इस लाश को उठाकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। अब फिर शुरुआत होती है, जांच होती है, सब कुछ। तो नोएडा पुलिस 1 हफ्ते तक जांच करने के बाद तब जो आईजी मेरठ जोन थे गुरदर्शन सिंह जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर ऐलान कर देते हैं कि ये मर्डर जो है डॉक्टर तलवार ने किया है और उन्हें शक था कि आरुषि और हेमराज के बीच कुछ संबंध है और उन्होंने उस रात देख लिया और इसलिए गुस्से में उन्होंने उसको मार दिया। ये उनकी पहली चीज़ थी और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव उन्होंने हर चीज़। अब यहाँ से मीडिया को मैं थोड़ा सा डिफेंड करूँगा। मीडिया अक्सर खबरें हम लोग जो दिखाते हैं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें पुलिस अगर ऑफिशियल नहीं बोलती है तो हम नहीं बोलते हैं खुलकर, क्योंकि फिर नोटिस भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब पुलिस एडी आईजी लेवल का एक अफसर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव ऐलान कर रहा है कि ये कहानी है, इस तरह से मारा और ये हुआ था,
तो फिर हम लोगों के पास उसको न दिखाने या शो न बनाने का कोई रीज़न नहीं था। तो खैर इस ऐलान के बाद डॉक्टर तलवार को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद हंगामा होता है, फिर मामला सीबीआई को दे दिया जाता है। अब सीबीआई आती है, सीबीआई उठा के डॉक्टर तलवार को मतलब फिर पूछताछ होती है। डॉक्टर तलवार जमानत पे आते हैं और इस बीच में एक नया कैरेक्टर आता है, कृष्णा, डॉक्टर तलवार का कंपाउंडर जो उनके क्लिनिक में काम करता था। तो कृष्णा के ऊपर शक जताते हुए सीबीआई की अब टीम नोएडा पुलिस वाला तो उसका लाई डिटेक्टर और ये सारे टेस्ट करवाती है और उसके बाद कहती है कि कातिल कृष्णा ही है। और क्यों? अब वो अपने मोटिव देते हैं कि कृष्णा अक्सर उस घर में जाया करता था और वो हेमराज के साथ उसके कमरे में बैठ के शराब पीता था और उसके साथ एक दो और दोस्त होते थे। तो एक चीज़ और थी कि उस रात हेमराज के कमरे में शराब पी गई थी, वो ग्लास 3 रखी हुई थी, तो ये एक गवाही दे रहे थे। तो सारी चीज़ें, और हाँ, जो हेमराज के बाथरूम से जो इन्होंने यूरिन सैंपल उठाया था, उस सैंपल से भी पता चला जब इन्होंने टेस्ट कराए सारे कि उसमें कृष्णा का भी यूरिन का सैंपल मैच किया था, मतलब वो था। लेकिन यहाँ पे एक और भी है कि वो उस रात का था या उससे और पहले का, एक दिन का, ये नहीं मालूम। तो खैर कृष्णा को उठा के नार्को टेस्ट और इन सब चीज़ों के ऊपर अब वो कहानी मुड़ जाती है कि ये कृष्णा है कातिल। फिर एक और राजकुमार का नाम आता है जो दुर्रानी फैमिली दोस्त थे जो डॉक्टर तलवार के, तो दुर्रानी का नौकर है राजकुमार। फिर ये होता है कि जो तीसरा शख्स था और जो तीसरी गिलास थी वो शायद राजकुमार था। तो अब हेमराज, राजकुमार और कृष्णा। उसके बाद फिर कहानी ये बनी कि ये तीनों शराब पीते थे, शराब के बाद इनकी नीयत ख़राब हुई, उसके बाद आरुषि के कमरे में गया, आरुषि ने विरोध किया और मतलब हेमराज को छोड़ वो, हाँ, हेमराज को छोड़कर तो कृष्णा और ये राजकुमार, तो आरुषि ने विरोध किया, हेमराज ने भी फिर विरोध किया कि तुम क्या कर रहे हो, तो इनको लगा कि ये कुछ बोल देगी हम कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने आरुषि को मार दिया, दोनों ने मिलकर हेमराज को मार दिया और फिर ये कहानी चली। लेकिन राजकुमार के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत मिले नहीं, कृष्णा के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत मिले नहीं, यहाँ तक कि जो हथियार जिससे मारा गया वो सबूत मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ें फिर हवा हवाई होती गई और आखिर में कृष्णा भी बरी हो गया, हेमराज भी, वो राजकुमार भी निकल गया। फिर से कहानी वापस आ जाती है डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार पे। उसके बाद सीबीआई तमाम जांच करती है, लेकिन ये जमानत पे बाहर थे और सीबीआई को कुछ सबूत नहीं मिलती है। उसका एक दिन अचानक क्या होता है 2012 में कि सीबीआई एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है गाजियाबाद कोर्ट में। कहती है कि इस केस में हमें डाउट तो है कि डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार कातिल है, लेकिन हमारे पास सबूत कोई नहीं है, सिर्फ कहानियाँ हैं। और वो उसमें पूरी अपना वो तथ्य देते हैं कि ये चीज़ें इस वजह से डाउट है, ये चीज़ें इस वजह से लगता है कि इन्होंने मारा है। सीबीआई की कोर्ट क्या करती है कि इस क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ के और वो भड़क जाती है और जज उसके कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस क्लोजर रिपोर्ट को ही आप चार्जशीट में कन्वर्ट कर दीजिए। पहली चीज़, यहाँ पे एक अदालती इतिहास में ऐसा कम होता है। मतलब सीबीआई कह रही है इस केस को बंद कर दो, क्लोजर रिपोर्ट मतलब केस को बंद कर दो क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास गवाह नहीं है। अदालत कह रही है कि इस क्लोजर रिपोर्ट को ही आप चार्जशीट बना दो। चार्जशीट मतलब उन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र तय कर दो और यही चार्जशीट है। तो अब सीबीआई भी क्या कर रही है, अदालत का आदेश, उसने चार्जशीट को आरोप क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करके दोनों को अक्यूज बना दिया। उसका ट्रायल चला, मुकदमा चला। नवंबर 2013 में फिर कोर्ट का फैसला आता और दोनों को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को हड़का देती है, कहती है आपके पूरे जजमेंट में कहानियां सारे हैं, लेकिन ना कोई किरदार है, ना कोई प्रूफ है, ना सबूत है। अब उसकी वजह थी इसमें ना तो आज तक जिससे कत्ल हुआ आरुषिया हेमराज का हथियार मिला, ना तक कोई चश्मदीद मिला। बस एक सेकंड जी, अरे तो बताइए। अच्छा आ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट दे दीजिए। तो कुछ नहीं था। तो जब ये कुछ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरी कर दिया, और जब बरी कर दिया तो उसके बाद अब उन्होंने अपील किया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो कुल मिला के इस पूरे केस में कहानियां सारी हैं कि ये चीज़ें हुई, लेकिन सबूत एक भी नहीं है, गवाह एक भी नहीं है। और इसीलिए
मैंने जो शुरू में आपसे कहा था, और मैं इसको करने से बचना भी चाह रहा था, कि अगर आज भी कोई कहे कि आरुषि का कातिल कौन है और आपका नाम लेके बोले, तो समझ लीजिए कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। इसलिए कि एक घर के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, 2 जिंदा बचे, 2 मर गए, कोई बाहर का विटनेस नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे में फिर आखिर क्या है? सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो उस एविडेंस के आधार पर पूरी कहानी बताना, ये वही है कि ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है।